नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपका मतलब आप लोग, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश में रहने वाला है तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। एक अफजल है जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा सुदीप जो केरल का मूल निवासी है। आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं देखते हैं। इसका प्रमुख कारण हो सकता है, किस कारण हो सकता है? एक का नाम है अफजल जो कहाँ का रहने वाला है? हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, ठीक है। दूसरा का नाम क्या है? सुदीप जो कहाँ का रहने वाला है? केरल का रहने वाला है। तो दोनों में रंग, रूप और स्वभाव में अंतर है। इसका मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं दोनों में, और जब व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं तो किसके कारण है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण, या फिर आपकी शिक्षण विधि के कारण, विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर के कारण, या फिर ये सभी। तो देखिए, अगर दोनों में आपको रंग, रूप और स्वभाव में अंतर दिख रहा है तो इसका मतलब वातावरणीय प्रभाव के कारण दोनों में अंतर है। क्लियर? ये ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था कौन सी है? जन्म से लगभग 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था, जिसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था, के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। शैशवावस्था जिसको कहते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था, उसमें बच्चा क्या होता है? बहुत तेजी के साथ सीखता है और सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? ए ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, बी ऑप्शन है आमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सी ऑप्शन है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और डी ऑप्शन है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अच्छा बताइए, बच्चा है 0 से 2 वर्ष के बाद की बात की जा रही है, तो क्या वो शब्दों को समझने लगेगा? बिल्कुल नहीं। अमूर्त चिंतन करने लगेगा? नहीं कर पाएगा। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का प्रयोग करेगा? वो जो भाषा वो वातावरण से सीख रहा है, क्या पूरा उसका प्रयोग भी कर लेगा? नहीं करेगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कि अगर 2 साल का बच्चा है तो शैशवावस्था की बात की जा रही है, वो नाक, कान और आँखों से सोचता और आपको बताता है। अगर उसको भूख लगी है तो रोएगा, कोई चीज़ सामने रख रही है तो हाथ से वो उस चीज़ को लेने की कोशिश करेगा। तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं इंद्रिय गामक अवस्था। क्लियर? आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में। प्रश्न नंबर 3 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है कि 2 व्यक्ति में केवल शारीरिक रूप से अलग हों, केवल मानसिक रूप से अलग हों, शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग हों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा बताइए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है? क्या 2 व्यक्ति होते हैं, एक सुरेश समझ लीजिए, दूसरा रमेश समझ लीजिए, अगर 2 व्यक्ति हैं तो क्या दोनों में शारीरिक रूप से भिन्नता पाई जाती है या फिर मानसिक रूप से भिन्नता पाई जाती है? शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से भिन्नता पाई जाती है, फिर उपयुक्त में से। लॉक कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 सी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। शारीरिक रूप से भी भिन्नता होती है, शारीरिक रूप से भी अलग होते हैं और मानसिक रूप से भी अलग होते हैं। इसका मतलब शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से अलग होते हैं। क्लियर? सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा कि जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए व्यक्ति को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जाति से संबंधित सभी में व्यक्तिगत जातिवाद पाया जाता है। हर व्यक्ति ये सोचता है वो काला है, वो गोरा है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, तो व्यक्तिगत जातिवाद पाया जाता है। अगर उसको आप दूर करने के लिए करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? केवल पूर्वाग्रह को स्वयं से दूर रखना, पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव लाना, नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना,
रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। देखो रूढ़िवादी दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना। रूढ़िवादी दृष्टिकोण का मतलब कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव, उस भेदभाव को आप क्या करना है, ख़त्म करना है। सकारात्मक विचार लाना है कि लड़के भी रसोई का काम कर सकते हैं, लड़कियां भी ऑफिस का काम कर सकती हैं। क्लियर? तो सकारात्मक बदलाव लाना है, बिल्कुल आपका डी ऑप्शन पॉजिटिव है। नकारात्मक मनोवृत्तियों से हटकर सोचना। जो आप निगेटिव सोचते हैं उससे आप हटकर सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचेंगे तभी अच्छा होगा। पूर्व धारणा तथा सोच में बदलाव। पूर्व धारणा, जो पहले की धारणा है, ये गोरे हैं, ये काले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उस धारणा में बदलाव लाइए, उस सोच में बदलाव लाइए। ठीक है, पॉजिटिव है। केवल पूर्वग्रह से स्वयं को दूर रखिए। पूर्वग्रह का मतलब आप सभी समझते हैं कि लड़की और लड़कियों में भेदभाव, तो पूर्वग्रह से आप दूर रखेंगे तो ये भी क्या है, आपका पॉजिटिव है। तो जाति से संबंधित व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए आपको केवल पूर्वग्रह, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, ए सभी। क्लियर? ए सभी यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। समय की शिक्षा इंगित करती है। समय की शिक्षा का मतलब क्या होता है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, ठीक है। समय की शिक्षा, समावेशी शिक्षा इंगित करती है, क्या इंगित करती है? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों व भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों व एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चों को भी एक ही स्कूल में दाखिला करवाओ, अधिकार दिलवाओ। तो सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चा भी एक समान पढ़े एक ही स्कूल में। तो एक ही स्कूल की बात की जा रही है, ना कि शिक्षण विधि की बात की जा रही है, सुविधा की बात की जा रही है, यहाँ पर अलग की बात की जाए। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कि सामान्य बच्चों के साथ साथ योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। क्लियर? एक ही स्कूल, बी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 देखिएगा कि स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो आपने पढ़ा है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित आपने शिक्षा पढ़ा है। तो जब स्कूल के बच्चों के सामाजिकरण की बात की जा रही है तो प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का तो होगा। आप ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक हो जाएगा। देखो हम कमेंट बार बार नहीं देख पाते, हम कमेंट नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम मोबाइल से अपनी वीडियो को बनाते हैं, तो बार बार कमेंट को नहीं देख पाते। हाँ, लास्ट में हम कमेंट देख लेते हैं, लेकिन बार बार कमेंट नहीं देख पाते पढ़ाते समय। प्रश्न नंबर 7, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। बजाय किसके? पियाजे के अनुसार जो बच्चों का चिंतन होता है वो वयस्कों से भिन्न होता है। बजाय किसके? मात्रा के, प्रकार के, आकार और मूर्त परकता पे, प्रकार और मात्रा, आकार और किस्म। तो देखिए, जब पियाजे की बात की जाती है कि बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है, और जब बच्चों की सोच वयस्कों सोच की बात की जाए तो आंसर तुरंत बदल जाएगा। जब सोच की बात की जाए तो आपका मात्रात्मक और गुणात्मक आ जाएगा, और जब चिंतन की बात की जाती है वयस्कों से तब आपका कभी भी आप मात्रा जो है पहले मात्रा वाले को नहीं मारिएगा। ठीक है? प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा में, यहाँ पर मात्रा होगा, मात्रा में नहीं प्रकार में। जब चिंतन की बात की जाए तब आपका प्रकार आएगा, मात्रा नहीं आएगा। लेकिन जब सोच की बात की जाए तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आएगा। इसलिए आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाए। कभी भी आप पहले मात्रा नहीं मारिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भिन्न होता था बजाय मात्रा के। प्रश्न नंबर 8 लगाइएगा। प्रश्न नंबर 8,
वाइगोस्की के सामाजिक विकास का सिद्धांत में 3 प्रमुख विषय हैं। कौन से हैं भाई 3 प्रमुख विषय? संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता, सामाजिक सहभागिता, सामाजिक सहभागिता तो हो सकता है, पारस्परिक निर्धारण ये नहीं है। संज्ञानात्मक वैध भागीदारी, समीपस्थ ये समीपस्थ है, लेकिन यहाँ पर वैध परिधीय नहीं है, ठीक है ये भी कट गया। पारस्परिक निर्धारण, प्रोत्साहन और दंड, शास्त्रीय अनुबंधन ये भी नहीं है, शास्त्रीय अनुबंधन कट गया, ये भी हो गया। सामाजिक सहभागिता, यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत तो दिए हैं पावलोव। समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सामाजिक सहभागिता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, अन्य अधिक ज्ञान सम्मत। देखो सामाजिक सहभागिता, सामाजिक से कौन ताल्लुक रखते हैं? आपके वाइगोस्की। समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की। और अन्य अधिक ज्ञान संपन्न, वाइगोस्की। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? बताइए। कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है कि ऐसा वातावरण हो जो शिक्षा को प्रोत्साहित करे। ए ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। क्या ये ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। सी ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह संग्रहित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार खेल के लिए बाहर निकाला जाता हो। पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो आपका यहाँ पर पॉजिटिव क्या होगा? प्रोत्साहित करती है। समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कौन करेगा भाई? खुली गतिविधि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और जितने भी सामग्री हो वो सभी आसपास रखे हों, बच्चों का जब मन का है चाहे उस सामग्री को दिन में कई बार वो अपनी गतिविधि में शामिल कर सके। तो आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सप्ताह में एक बार निकाला जाएगा तो ये गलत है। योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा गलत है। पहुंच से परे हो, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का मतलब है विशिष्ट बच्चे, जो अपंग बच्चे, दिव्यांग बच्चे हों, उनको कहाँ पढ़ना चाहिए? व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे। बी ऑप्शन है घर पर माता पिता और देखभाल करने वाले लोगों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? समावेशी कक्षा में। डी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। समावेशी कक्षा में पढ़ना चाहिए इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष बच्चे भी समावेशी कक्षा में पढ़ सकेंगे। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करती है? लॉक कीजिएगा। संवेदी पेशीय अवस्था, पाक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो आंसर लगेंगे वो लगेंगे संवेदी और ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट जाएंगे। सी और डी में आपको लॉक करना है क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा? समस्या समाधान, जब यहाँ पर समस्या समाधान आ गया तो आपको लग रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा। जब बात की जाती है कि बच्चा समस्या समाधान करने में माहिर हो गया
पूरी तरह से समस्या समाधान कर लिया हो, तब आपका हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। लेकिन यहाँ पर बात समझिए कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठोस वस्तुओं पर आधारित तार्किक चिंतन करना और समस्या समाधान में हेर फेर करना बच्चा किस अवस्था में आरंभ कर देता है। ठोस वस्तुओं पर वो तार्किक चिंतन करने लगता है और समस्या समाधान में वो हेर फेर करने लगता है, तो इसका मतलब वो किस अवस्था में है पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जब तार्किक चिंतन की बात की जाए तो समझ लीजिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जा रही है, ठोस वस्तुओं में आ जाए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है बच्चा 4th स्टेज पे है और वो समस्या समाधान कर ले रहा है, 11 से ऊपर का बच्चा है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए, जब पुस्तक कोई भी हो, कोई पुस्तक हो, ठीक है, और उसमें बड़े बड़े चित्र हैं, जैसे आ लिखा गया है, बड़ा आ और बड़ा लिखा गया है। और यहाँ पर बात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में कौन सा सही नहीं है। अगर आ लिखा गया है, बड़ा आ लिखा गया है और एक कलरफुल है, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं है। ठीक है, तो देखिए ए ऑप्शन है, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम प्रदान करती है जिससे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। सिंपल सी बात है, अगर कलरफुल होगा और चित्र बड़ा होगा तो बच्चे ज़्यादा प्रतिक्रिया करेंगे। बी ऑप्शन है, यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्ज। देखिए, तो जो चित्र होते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। सी ऑप्शन है कि यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। ठीक है, इससे भाषा अर्जन भी होगा। आपका सी ऑप्शन भी पॉजिटिव है। यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। इसलिए आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव है, और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर। डी ऑप्शन आपको लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। निगेटिव पूछा गया है। विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है। ठीक है, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, हो सकता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यह पूर्वानुमान है। ठीक है, यह पूर्वानुमान है। पूर्वानुमान का मतलब जो पहले से अनुमान लगाया जा सके। देखो, विकास में व्यक्तिक भिन्नता होती है, सभी में व्यक्तिक भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल पॉजिटिव है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। कोई घटना हो रही है तो क्या बच्चा तुरंत उसका विकास हो जाता है? बताइए, तुरंत उसका विकास हो जाता है? यह एक सतत प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक है, विकास एक सतत और अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी पॉजिटिव है। यह पूर्वानुमान है कि विकास जो है पहले से ही अनुमान आप लगा सकते हो कि किसका कितना विकास होगा। ठीक है, 1 सेकंड के लिए हम सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं? बच्चे के ग्रोथ को देखकर उसके माता पिता को देखकर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसा होगा। ये हम सोच सकते हैं, थोड़ा सोच सकते हैं। लेकिन ये आपका पॉजिटिव है, लेकिन उतना पॉजिटिव नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव है। अब विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है कि अगर कोई घटना घटित होती है तो क्या तुरंत विकास हो जाता है? ये आपका इससे भी कंडीशन इसका खराब है, बी ऑप्शन का। तो इसका मतलब निगेटिव पूछा है तो आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगर इससे भी कोई पॉजिटिव होता तो आपका डी ऑप्शन लॉक होता, लेकिन इससे भी कंडीशन ये खराब है तो इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो। क्लियर।
प्रश्न नंबर 14, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने व समझने में कठिनाई हो रही है। यह किस लक्षण का विकार हो सकता है, बताइए। पढ़ने व समझने में कठिनाई हो रही है, इसका मतलब गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया, लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता। कि कठिनाई किस में हो रही है, पढ़ने में, इसलिए आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है कि चीज़ें आपको आ रही हैं और आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। चीज़ें आपको आ रही है, कहते हैं कि हमको सब आया, एग्जाम में सब आया, लेकिन फिर भी हमारा गलत हो गया, हम टिक नहीं कर पाए। हमको क्वेश्चन आ रहा था लेकिन हम टिक नहीं कर पाए, तो क्या है, वो क्या है, डिस्प्रेक्सिया आपका है। लिखने में अक्षमता डिस्ग्राफिया, जब आपको लिखने में दिक्कत हो। अब गणना में, गणितीय संबंधी गणना में अक्षमता डिस्कैलकुलिया, इसलिए आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम, जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है, बताइए। स्वयं की रिपोर्ट लिखना कहा जाएगा, उपाख्यानात्मक दस्तावेज कहा जाएगा, या फिर पोर्टफोलियो, अवलोकन एवं संकलन। बिल्कुल आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, पोर्टफोलियो। सी ऑप्शन लॉक होगा, पोर्टफोलियो, जिसमें पोर्टफोलियो में क्या होता है, सब क्रमिक होता है, क्रम से होता है, ठीक है। और अपनी ड्राइंग, कविताएं, अपनी अपनी कहानियां, ये सारी चीज़ आपके पोर्टफोलियो में आती हैं। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। आत्मबोध, आत्मबोध का मतलब क्या होता है, अपना बोध, आप जो कर रहे हैं। जैसे एक लेखक है ना, एक लेखक है, लेखक अगर कविता लिखता है, कहानी लिखता है, तो उसको अपना बोध होता है ना। तो वैसे यहाँ पर बात की जा रही है कि व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या, संगीतमय हो सकता है क्या, संगीतमय को आत्मबोध होगा। संगीतमय को किसका बोध होगा, वायलिन वादक है ना, वो जो उसके संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर वो संगीत सिखाता है तो उसका उसमें बोध होगा। अंतः वैयक्तिक, आध्यात्मिक, या फिर भाषा विषयक में जो आपके लेखक वगैरह हैं उनको भाषा विषयक में बोध होगा। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है आत्मबोध की, तो जो अंतः वैयक्तिक होंगे, अंतः वैयक्तिक का मतलब जो अपने बारे में सोचते हैं, और अपने बारे में सोचते हैं तो अपना ही बोध होगा, उसी को बोलेंगे आत्मबोध, इसलिए आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, इसके फोल्डिंग को कहते हैं पाड़, इसको तो ढांचा, या फिर मचान कह सकते हैं आप, मचान। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाएं, अनुरूपी शिक्षण, या फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो इसके फोल्डिंग आप लोग अच्छी तरह, पाड़ या ढांचा से आपका प्रश्न जब आता है तो उसमें क्या होता है, अस्थायी सहयोग। तो अस्थायी सहयोग वाला आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आप ढांचा या पाड़ का इस्तेमाल तभी करेंगे, मचान का इस्तेमाल तभी करेंगे आपको जब किसी दूसरे से सहयोग की जरूरत हो, और सहयोग कैसा होता है, अस्थायी होता है। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, समझ आना भी होगा। तो अब आप लोग इतना ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं एडमिट कार्ड के चक्कर में कि पूरी तरह आपका दिमाग भ्रमित है इधर उधर, अभी अस्थाई नहीं है, जिसको बोलते हैं अस्थाई नहीं है। इसलिए यही अस्थाई जो है, अगर आप अस्थाई रहते हैं तो एग्ज़ाम में भी मिस्टेक कर देते हैं कि हमारा इतने में इतना मुझे आ रहा था और हम गलत कर दिए, है ना। दिमाग एकदम अस्थाई रखिए कि हाँ जितना हमको आता है हम एकदम कॉन्फिडेंस है उस पर। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा कि दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं,
फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। दो विद्यार्थी एक ही उत्तरण को पढ़ते हैं और दोनों अलग अलग भिन्न अर्थ निकालते हैं, क्या सत्य हो सकता है। असंभव है क्योंकि शिक्षक ने उत्तरण को समझाया नहीं। संभव नहीं है विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का से अर्थ लगाना नहीं है। तो जब दो विद्यार्थी एक ही उत्तरण को पढ़ते हैं और भिन्न अर्थ लगाते हैं, इसका मतलब संभव है। संभव है भाई, अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। आप अलग अलग चीज़ को अलग तरीके से सीख सकते हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन के बारे में, आकलन क्या होता है, एक तरीका होता है, सुधारने का एक तरीका होता है। तो आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपने शक्तियों और रिक्तियों को देख कर सकें और शिक्षक तदनुपात उसे ठीक कर सके। कि अगर शिक्षक बच्चे गलत करते हैं तो तुरंत शिक्षक उस चीज़ को तुरंत ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बल्कि बोधन और अनुपयोग का भी होता है। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो जाता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो। तो यहाँ पर क्या लॉक होगा, एक मिनट। यहाँ पर क्या लॉक होगा, देखो आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलती है कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक उसमें सुधार कर सके, है ना। जो गलतियां हों उसको तुरंत सुधार कर सके, उसको ठीक कर सके, वो होता है आकलन। बिल्कुल पॉजिटिव है, आपको यहाँ सही कथन ढूंढना है। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों को तुलनात्मक मूल्यांकन, क्या अगर बच्चों में तुलनात्मक मूल्यांकन तो आकलन सार्थक होगा। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुपयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके भय और चिंता संचार न हो। तो देखिए आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुपयोग का भी होना चाहिए। आपका क्या होगा, या तो ए और सी होगा या तो आपका क्या होगा, ए और सी होगा। आपका बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। ए और बी होगा या फिर ए और सी होगा, क्या होगा लॉक कीजिएगा। ए और बी होगा या फिर ए और सी होगा। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा ए और सी, ठीक है। ए और सी, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं कर सकते। अब भय और चिंता बच्चों को दंड नहीं देना है। प्रश्न नंबर 20, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है। आप सभी ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एल्बर्ट बंडूरा को पढ़ा होगा, संज्ञानात्मक सामाजिक सिद्धांत। तो एल्बर्ट बंडूरा को पढ़ा होगा, तो उसमें क्या बच्चों को फिल्म दिखाए थे एल्बर्ट बंडूरा, हिंसात्मक फिल्म, जैसे बेबी डॉल पे प्रयोग किए थे और जोकर था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। जब भी हिंसात्मक की बात की जाए, बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। बच्चों को जैसा आप दिखाओगे वही सीखेंगे। तो यहाँ पर जब फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, तो यह निष्कर्ष किस वैज्ञानिक की ओर जाता है, तो एल्बर्ट बंडूरा की सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे डेली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लास।